अभी हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, तो मौर्यकाल में सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायाधीश कौन होता था? तो मौर्यकाल में सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश सम्राट होता था। ठीक है ना। अच्छा, सबसे छोटा न्यायालय कौन सा था भाई? सबसे अंतिम न्यायाधीश तो सम्राट होता था, और सबसे छोटा न्यायालय क्या था? तो सबसे छोटा न्यायालय को ग्राम सभा कहते थे। अच्छा, ग्राम सभा तो कहते थे सबसे छोटे न्यायालय को। यहाँ फैसला यानी निर्णय कौन देता था? तो दो लोग निर्णय देते थे। उन दोनों के पद का क्या नाम था? तो उनके पद का नाम था ग्रामनी और ग्राम वृद्ध। ग्रामनी और ग्राम वृद्ध। अच्छा, ग्राम सभा जो सबसे छोटा न्यायालय था, इसके ऊपर कौन कौन सा न्यायालय था? तो ग्राम सभा के ऊपर था संग्रहण, और संग्रहण के ऊपर क्या था? द्रोणमुख। द्रोणमुख के ऊपर क्या था? स्थानीय, और उसके ऊपर तो जनपद, है ना। यानी कि सबसे नीचे था ग्राम सभा न्यायालय, फिर था संग्रहण न्यायालय, उसके बाद द्रोणमुख न्यायालय, उसके बाद स्थानीय न्यायालय, और उसके बाद जनपद न्यायालय। ठीक है ना। अर्थशास्त्र में कितने तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है मौर्य काल में? तो अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है। कौन कौन सा दो न्यायालय का चर्चा किया गया है भाई? तो एक का नाम था धर्मस्थीय, और दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय था और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा किस तरह के विवादों का निपटारा होता था? तो धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था। अभी बताइए, स्त्री धन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा कहाँ होता था? तो स्त्री धन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय में होता था। और कंटक शोधन न्यायालय द्वारा किस मामले का निपटारा होता था? तो फौजदारी मामले का, जैसे कि हत्या, मारपीट। ठीक है ना। मान लीजिए कि मौर्य काल में हत्या और मारपीट हो गया, तो इसका निपटारा कहाँ किया जाएगा? तो कंटक शोधन न्यायालय में किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। और कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है ना। प्रदेष्टा किसे कहा जाता था भाई? तो कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश था, उसको प्रदेष्टा कहते थे। व्यवहारिक किसे कहते थे? तो धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायालय का ये कहते थे। ठीक है ना, है कि नहीं? अब आगे देखिए, मौर्य काल में दंड व्यवस्था कठोर था या नरम? तो मौर्य काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। कैसे कठोर कैसे कह सकते हैं भाई? क्योंकि मौर्य काल में मृत्यु दंड दिया जाता था, अंग भंग का सजा दिया जाता था, कारावास का सजा दिया जाता था, और जुर्माना भी दिया जाता था। मौर्य काल में मृत्यु दंड दिया जाता था, हाँ। अंग भंग दिया जाता था, हाँ। कारावास दिया जाता था, हाँ। मैं याद कर दूं, हाँ। जुर्माना दिया जाता था, हाँ, दिया जाता था। तो ये तो हो गया न्याय व्यवस्था। अब आते हैं गुप्तचर व्यवस्था में। तो गुप्तचर से संबंधित विभाग जो है वो एक विशेष अमात्य के अंतर्गत था। उस अमात्य को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर से संबंधित विभाग एक विशेष अमात्य के अंतर्गत था, और उस अमात्य को महामात्यापसर्प कहा जाता था। महामात्यापसर्प कहा जाता था। महामात्यापसर्प। महामात्यापसर्प किसे कहा जाता था? तो गुप्तचर से संबंधित विभाग जिस अमात्य के अंतर्गत होता था, उसी अमात्य को महामात्यापसर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। कौन कौन सा भाई? तो एक का नाम था संस्था और दूसरे का नाम संचरा। संस्था गुप्तचर कैसा था? तो संस्था जो संगठित होकर कार्य करता था, और संचरा गुप्तचर जो घुमक्कड़ थे। जो घुमक्कड़ थे उन गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संचरा। और जो संगठित थे उनको क्या कहा जाता था? संस्था। अच्छा, गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी। पुलिस को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता था? तो पुलिस को अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। क्या कहा गया है भैया?
रच्छिन कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए तो गुप्तचरों का प्रकार देख ले रहे हैं, तो चलिए वो बाद में अब देख लेंगे, ठीक है ना, अभी इतना है।